गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम वितान जो हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक है, इससे वितान भाग 2 से हम पाठ 1 सिल्वर वेडिंग पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी। ओके, तो आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस पाठ के विषय में आपको कुछ केंद्रीय भाव बताना चाहूँगी, क्योंकि ये जो पाठ है सिल्वर वेडिंग, जैसे कि इसका शीर्षक है, इस शीर्षक के आधार पर ही इस पाठ की रचना की गई है। और सिल्वर वेडिंग मीन्स शादी की जो सालगिरह है वो मनाई जा रही है, और 25वीं सालगिरह है को ही सिल्वर वेडिंग कहा जाता है। और यहाँ पर जो इस पाठ के जो विशेष कलाकार हैं यशोधर पंत, उनकी यहाँ पे 25वीं सालगिरह सिल्वर वेडिंग मनाई जा रही है, उस विषय में ही यहाँ पर बताया गया है। और इस पाठ को आप रीडिंग करेंगे, और जो सारांश पाठ का मैं बता रही हूँ उसको आप रीडिंग करने के बाद समझेंगे, क्योंकि लेसन बहुत लंबा है और उसको आप लोग रीडिंग कीजिएगा। मैं उसका सिर्फ सारांश आपको समझाना चाहती हूँ ताकि आपको पूरा लेसन समझ में आ जाए। ठीक है, तो रीडिंग आप लोग पहले से कीजिएगा, उसके बाद ही जो मैं अभी समझा रही हूँ उसको वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो ये इस पाठ के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस पाठ का सारांश क्या है, देखिए कि भारतीय संस्कृति से सराबोर, ये आपकी बुक में भी सारांश दिया है, इसको आप लोग वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे। ठीक है, भारतीय संस्कृति से सराबोर संस्कारी सिद्धांतवादी कुमाऊनी ब्राह्मण यशोधर बाबू सरकारी दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ कि ये जो यशोधर बाबू हैं वो कौन हैं, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यशोधर बाबू और उनकी पत्नी आधुनिक विचारधारा के नहीं हैं, और किंतु परिस्थितियों ने उनकी सोच में थोड़ा बदलाव सा ला दिया है। और यशोधर बाबू के जो माता पिता हैं, उनका देहांत हो जाने के बाद में उनकी बुआ ने ही उनका लालन पालन किया था, और जब वे नौकरी की तलाश में शहर आए तो उनकी मदद करने वाले एक महान व्यक्ति थे जिनका नाम था किशन दा, और वे उन्हीं के सहयोग से उन्हें नौकरी प्राप्त हुई, इसलिए उन्हीं के आदर्शों पर यशोधर बाबू चलने लगे, जो भारतीय संस्कृति और संस्कारों को मानने वाले और सिद्धांतवादी थे। ये जो किशन दा थे ये भारतीय संस्कृति को मानने वाले थे, और जो यशोधर बाबू के जो लड़की और लड़के थे ये लोग बड़े ही आधुनिक विचारधारा के थे, और यशोधर बाबू उनकी विचारधारा के हिसाब से अपने आप को बिल्कुल भी ढाल नहीं पाए थे। लेकिन जो उनकी पत्नी थी वह समय की मांग को देखते हुए अपने बच्चों के साथ उनकी सोच में शामिल हो गई थी, अर्थात अपनी पुरानी विचारधाराओं को बदलकर उन्होंने एक आधुनिक विचारधारा को अपना लिया था, इसलिए वह हर जगह सफल हो गई थी। तो अब इस पाठ में आप देखेंगे कि यशोधर बाबू जो हैं वो पुराने विचारधाराओं के हैं, और जो उनकी पत्नी और बच्चे हैं वह आधुनिक विचारधारा के हैं। ठीक है, तो लेकिन उन लोगों में इसीलिए ही अपनी अलग अलग विचारधाराओं के कारण ही पति पत्नी में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, और बच्चों से भी यशोधर बाबू की बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो किस प्रकार यहाँ पर एक आधुनिक विचारधारा और एक पुरानी विचारधारा का आपस में मतभेद होता है, यहाँ आप इस पाठ में देखेंगे और
समझेंगे। तो चलिए देखें। यशोधर बाबू जो हैं वो एक सरकारी दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर हैं। कार्यालय में निर्धारित समय तक सेवा देने के आदि यशोधर बाबू अपने आदर्श श्री कृष्णानंद पांडे की परंपरा का निर्वाह करते हुए, वही किशनदा मीन्स कृष्णानंद पांडे यानी किशनदा, उनकी ही परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने सहकर्मियों से हल्का फुल्का परिहास कर लेते हैं। वह सेक्शन ऑफिसर हैं और अपने ऑफिस के कुछ ऑफिसरों के साथ में कभी कभी थोड़ा सा हंसी मजाक भी कभी कभी कर लेते हैं। चूनेदानी नुमा कलाई घड़ी में 5:30 बजते ही, जो उनकी कलाई पे जो घड़ी पहनी हुई है उसमें जैसे ही 5:30 बजते हैं, यशोधर बाबू अपनी सारी फाइलें ट्रे पे रख के जाने लगते हैं। तब असिस्टेंट ग्रेड में आए एक चड्डा जी हैं जो उनकी कलाई की घड़ी को देखते हुए बड़ी ही धृष्टता से अनदेखा करते हैं और तभी उनकी बातों ही बातों में पता चलता है कि आज यशोधर बाबू की 25वीं सालगिरह है और वे अपने अधीनस्थ को पार्टी के रूप में 10 का नोट निकालकर चपरासी को देते हुए चाय पिलाने को कहते हैं। लोग उन्हें पार्टी देने के लिए कहते हैं कि भाई आज आपकी सालगिरह है तो कुछ चाय नाश्ता कराइए। तो यशोधर बाबू 10 का नोट निकाल के अपने चपरासी को देते हैं और कहते हैं सबके लिए चाय वाय ले आओ। असिस्टेंट ग्रेड के चड्डा जी की आधुनिक पोशाक, चौड़ी मोहरे वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर तो लगते ही थे। चड्डा जी जो अपने परिधान को जो पहने हुए रहते थे, अपनी पोशाक को, उसमें चौड़ी मोहरे वाली पतलून पहनते थे, ऊंची एड़ी वाले जूते पहनते थे, जो पंत जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। किंतु चड्डा जी द्वारा सिल्वर वेडिंग की पार्टी देना भी उनको पाश्चात्य सभ्यता की वजह से समहाउ इम्प्रॉपर लगता है और ये जो सालगिरह के लिए पार्टी देना भी यशोधर बाबू को कुछ अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि ये पाश्चात्य सभ्यता से जुड़ा हुआ है और भारतीय संस्कृति में ऐसा सालगिरह के दौरान ऐसी कोई पार्टी देना नहीं लिखा है, ना ही कोई ज़रूरी है। ये सब पाश्चात्य सभ्यता के प्रमाण हैं, इसलिए उन्हें ये पार्टी देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन लोग उनसे चाय नाश्ता मांगते हैं तो वो 10 रुपये निकाल के अपने चपरासी को सबके लिए चाय वाय लाने के लिए दे देते हैं, लेकिन फिर भी उनको वो अच्छा नहीं लगता है। यशोधर बाबू दफ्तर से निकलकर पहले बिरला मंदिर जाते थे। वहाँ वे स्वयं ध्यान लगाते और प्रवचन सुनते। वहाँ से पहाड़गंज निकल जाते, जहाँ वे साग सब्जी खरीदते, लोगों से मिलते जुलते हुए घर की ओर प्रस्थान करते थे। पहले वो दफ्तर से निकलते, मंदिर जाते, फिर लौटते में साग सब्जी खरीदते, लोगों से मिलते जुलते, फिर घर जाते थे। पहले वे दफ्तर साइकिल से जाया करते थे। पहले वो जो ऑफिस जाते थे तो साइकिल से जाते थे, किंतु उनके घर वालों को उनका साइकिल से जाना, मतलब उनके बच्चों को उनका साइकिल से जाना अपने स्टैंडर्ड के खिलाफ लगता था और स्कूटर खरीदने की ताकत उनमें नहीं थी। तो बच्चों के कहने पर उन्होंने साइकिल से जाना छोड़ दिया और अब वे पैदल ही आना जाना करने लगे। दफ्तर से घर पहुंचते तक उनको रात के 8 बज जाते थे। अपनी दिनचर्या के अनुरूप एक दिन जब वे बिरला मंदिर जा रहे थे, तब उनकी निगाह उस जगह पर पहुंची जहां किशनदा रहते थे। अब वहाँ बहुमंजिली इमारत बन चुकी थी। अब जहाँ किशनदा रहते थे वहाँ पर वो घर नहीं बल्कि एक बहुमंजिल बड़ी सी मंजिल बन चुकी थी, इमारत बन चुकी थी। यशोधर बाबू को अपनी पुरानी चीज़ें और पुराने लोग, उनकी स्मृति भुलाना अच्छा नहीं लगता था। उनको अपनी पुरानी चीज़ों को भुलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अतः उन्होंने उनके पद के अनुरूप मिलने वाले बड़े घर के अफसर को ठुकरा कर अपने गोल मार्केट के पुराने सरकारी घर पर ही रहना पसंद किया। इसीलिए उन्होंने अपने जो उनका ओहदा था उस पर उनको कोई बड़ा सा बंगला मिलना था, लेकिन उन्होंने उस घर को के ऑफ़र को ठुकराकर एक सरकारी घर में ही रहना पसंद किया। पिछले कुछ दिनों में यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों के साथ छोटी छोटी बातों में मतभेद होने लगा था। तब वे किशनदा को याद करते हुए सोचते थे कि वे किशनदा की ही तरह शादी ना करते तो अच्छा होता।
अपना जीवन समाज तो समर्पित कर देते, किंतु तभी स्मरण हो आता कि सेवानिवृत्त होने के बाद किशनदा का बुढ़ापा अच्छा नहीं बीता। उन्हें उनके किसी साथी ने शरण न दी। उन्हें गांव जाकर रहना पड़ा। परिवार के अभाव में उनकी देखभाल अच्छी तरह ना हो सकी और उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर पति पत्नी दोनों का आपस में बिल्कुल भी विचारधारा अलग अलग होने की वजह से बिल्कुल आपस में बनती नहीं थी। तो एक दिन यशोधर बाबू सोचते हैं, मैं भी अगर किशनदा की तरह शादी नहीं करता तो कितना अच्छा होता और मैं भी इन झंझटों से मुक्त रहता। लेकिन तभी उन्हें याद आया कि जब किशनदा रिटायर हो गए, बुढ़ापा आ गया उनको, तो उनका बुढ़ापा अच्छा नहीं बीता, क्योंकि उनके पास परिवार नहीं था और उनको परिवार के अभाव में उनकी देखभाल कोई नहीं करता था और इसीलिए उनको गांव जाके रहना पड़ा। और जब कोई देखभाल करने वाला ना हो तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है और इसी मुश्किल में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये चीज़ें वो याद करते हैं। यशोधर बाबू याद करते हैं कि नौकरी की तलाश में गांव से शहर आए यशोधर को किशनदा ने अपने ही घर रसोइया की नौकरी पर रखकर बाद में अपने ही दफ्तर में नौकरी दिलाकर अपने मानस पुत्र की मदद की थी। उनको याद आता है कि किस प्रकार किशनदा ने जब गांव से शहर आए यशोधर बाबू को बेरोज़गारी में घूमते देखा तो अपने ही घर में उन्होंने उन्हें पनाह दी और नौकरी की तलाश में घूम रहे थे वे बेचारे यशोधर बाबू, तो उनको नौकरी भी अपने ही ऑफिस में दिलवा दी और किस प्रकार किशनदा ने मेरी मदद की थी, ये सब उनको याद आता है। प्रतिदिन प्रातः भ्रमण पर निकलते हुए किशनदा मानस पुत्र यशोधर बाबू को भी अपने साथ ले जाते थे। किशनदा यशोधर बाबू को प्यार से भाव कहते थे। रोज़ सुबह जब मॉर्निंग वॉक में किशनदा जाते थे तो यशोधर बाबू को भी ले जाते थे और यशोधर बाबू उन्हें बड़े ही प्यार से भाव कहते थे। कुर्ता पैजामा के ऊपर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहनकर, सिर पर विलायती टोपी लगाकर, पाँव में देशी खड़ाऊ धारण कर, छड़ी हाथों में लेकर किशनदा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मैक्सिमम हेल्दी वेल्दी एंड वाइज का मंत्र यशोधर बाबू को देते और सुबह सुबह भ्रमण के लिए जगाने आते थे। इस प्रकार सुबह किशनदा जो थे वो यशोधर बाबू को सुबह सुबह जगा देते थे। इन सब कारणों से यशोधर बाबू एक निष्ठावान शिष्य की भूमिका तब तक निभाते रहे जब तक किशनदा दिल्ली में रहे और यशोधर बाबू भी किशनदा को अपना गुरु मानने लगे और एक शिष्य की भांति अपना कर्तव्य निभाने लगे। यशोधर बाबू अपने बच्चों और पत्नी से भले ही नाराज हों, किंतु किशनदा की खुशी के लिए उनके घर आयोजित होली, जनेऊ बदलने, रामलीला की तैयारी आदि अवसरों पर पूरा साथ निभाते थे। अब यहाँ पर यशोधर बाबू की बच्चे पत्नी जरूर नाराज़ हो जाते थे, लेकिन किसी भी तीज त्यौहार में वो अपने घर में ना रुक करके किशनदा के घर जरूर शामिल होते थे। किशनदा का बुढ़ापा सुखांत ना होने का दुख यशोधर बाबू को हमेशा रहता है और उनका किशनदा का जो बुढ़ापा है वह बहुत सुखपूर्वक नहीं बीता, इसी बात का दुख यशोधर बाबू को हमेशा रहता था। यशोधर बाबू के परिवार में बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन कंपनी में नौकरी करने लग गया। यशोधर बाबू का एक बड़ा लड़का था जो एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करने लग गया था। आरंभ से ही 1,500 रुपये प्रति माह वेतन की यह नौकरी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगती थी। ये जो लड़का जो एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था उसको 1,500 रुपये महीना मिलता था, तो यशोधर बाबू को उसका ये नौकरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। दूसरा बेटा जो था वो IAS की तैयारी कर रहा था। उसका भी एलाइड सर्विसेज में जाना यशोधर बाबू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अब जब तीसरा बेटा है वो स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया और एकमात्र बेटी है जिसको विवाह करना चाहते हैं यशोधर बाबू, लेकिन वो विवाह से अस्वीकार कर देती है और डॉक्टरी की शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी देती रहती थी। यशोधर बाबू बच्चों की तरक्की से खुश तो थे, किंतु आधुनिक विचारधारा के बच्चों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे थे। वे अपने बच्चों की सफलता से खुश तो थे, लेकिन बच्चों की जो आधुनिक विचारधारा थी वो उनको अच्छी नहीं लगती थी और अपने आप को वो उनके साथ ढाल नहीं पा रहे थे, अर्थात उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे थे। यशोधर बाबू की पत्नी संस्कारों से आधुनिक ना होकर भी बच्चों की वजह से मॉडर्न हो गई थी।
अतः यशोधर बाबू उन्हें मजाक से कुछ तंज कसते थे, उनको मजाक में बोलते थे शानियाल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह मुँहा से, लोग करे तमाशा, ऐसा कह कर के वे अपनी पत्नी का मजाक उड़ाते थे। यशोधर बाबू कभी कभी मन में स्वीकार करते कि उनकी बीवी बच्चे उनसे अधिक सुलझे हुए हैं। कभी कभी वो सोचते हैं हाँ यार, मेरी बीवी जो बच्चे हैं वो मुझसे ज़्यादा सुलझे हुए हैं। डीडीए फ्लैट के लिए पैसा जमा ना करके उन्होंने भूल की है, किंतु समहाउ इम्प्रॉपर यशोधर बाबू को किशन दा की बातें ही सही लगती है। वे अपने एक घर के लिए पूंजी जमा नहीं कर पाए, ये बात उनको अच्छी नहीं लगती है। लेकिन उनको किशन दा की वो बात भी याद आती है जब किशन दा ने कहा था कि मूर्ख लोग ही मकान बनाते हैं, सयाने उसमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर में रहो और रिटायर होने के बाद अपने गांव के पुश्तैनी घर में चले जाओ, तो घर बनाने की क्या आवश्यकता, ऐसा किशन दा कहा करते थे। उस दिन मंदिर के प्रवचन सुनने में उनका मन नहीं लगा। हालांकि उम्र ढलने के साथ वे मंदिर जाना, संध्या पूजा और धार्मिक किताबें पढ़ना आरंभ कर दिए हैं। प्रवचन में जनार्दन शब्द सुनते ही उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी का स्मरण हो आता है। जब भी मंदिर में बैठ के वे प्रवचन सुनते हैं, उसमें धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, प्रवचन में जनार्दन शब्द जब सुनते हैं तो उनको, उनके जीजा का नाम भी जनार्दन है, उनको अपने जीजा की याद आ जाती है जो कि अभी अत्यंत बीमार है। यशोधर बाबू अपनी बहन की आर्थिक मदद करना चाहते हैं। बच्चों से भी ऐसी उम्मीद रखते हैं कि वे अपने बुआ फूफा की मदद करें, लेकिन उनके कमाऊ बेटों ने अपने बुआ फूफा को मदद देने से इनकार कर दिया। यशोधर बाबू की पत्नी का कहना है कि उन्होंने बचपन से कुछ नहीं देखा। विधवा बुआ ने यशोधर का पालन पोषण किया। मैट्रिक पढ़कर जब नौकरी की तलाश में दिल्ली आए तब से ही किशन दा के पदचिन्हों पर चलने लगे। यशोधर बाबू चाहते थे कि उनके बच्चे उनका आदर करें और हर बात में उनसे सलाह लें, किंतु आधुनिक विचारधारा के बच्चों को नागवार लगा। यशोधर बाबू चाहते थे ये उनके बच्चे हमेशा उनकी बात माने, उनका आदर करें, हर बात में उनसे सलाह लें, लेकिन होता ऐसा कुछ भी नहीं था। बच्चे आधुनिक विचारधारा के थे, इसलिए यशोधर बाबू को बिल्कुल भी नहीं पूछते परखते थे। इसीलिए यशोधर बाबू को बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। उनका जो बेटा अपना वेतन यशोधर बाबू के हाथ में रखे, ऐसा वो सोचते थे यशोधर बाबू, लेकिन उनका बेटा तनख्वाह लाके उनके हाथ में नहीं देता था। यह उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। समहाउ इम्प्रॉपर मतलब उनको बिल्कुल भी उचित नहीं लगता था। बेटा अपने वेतन से घर को भौतिक सुख सुविधा जैसे कि टीवी, फ्रिज आदि से संवारने लगा, अर्थात घर में ये सारी सामान खरीदने लगा। अब वह न केवल सामानों पर बल्कि उस क्वार्टर पर भी अपना हक जताने लगा। अब जिस क्वार्टर में वो लोग रहते थे, उनका बड़ा बेटा उस क्वार्टर पर भी अपना हक जमाने लगा। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू टूटी फूटी सड़कों से होते हुए अपने घर के निकट पहुंचते ही अचंभित हो जाते हैं। अब ये सब सोचते हुए किशन दा जो यशोधर बाबू हैं, वो घूमते घूमते मंदिर से निकल के सब्जी की खरीदारी करते हुए धीरे धीरे वह अपने घर जब पहुंचते हैं रात को, तो अपने घर के सामने पहुंचकर बहुत ही अचंभित हो जाते हैं। वाईडी पंथ की तख्ती लगी होने के बावजूद उन्हें लगता है कि वह किसी गलत घर में पहुंच गए। घर के सामने देखते हैं उनके ही नाम की नेम प्लेट लगी है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने घर के सामने नहीं, किसी और के घर के सामने पहुंच गया हूं। क्वार्टर के बाहर उनको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, क्योंकि क्वार्टर के बाहर कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि खड़ी हैं, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं जो कि कभी नहीं हुआ करती थी। कुछ लोगों को विदा करते हुए उनकी पत्नी और बेटी दामाद बरामदे में खड़े हैं। कुछ लोगों को विदा करते हुए उनकी बेटी और पत्नी जो है वो बाहर निकली हुई है। पत्नी के होठों की लाली और खिजाब तथा बेटी की पतलून और सैंडो वाली ड्रेस समहाउ इम्प्रॉपर लगी।
अब दोनों माँ बेटी ने इस प्रकार की ड्रेसेस पहनी थी जिसे देख करके यशोधर बाबू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह अपने आप में बड़ी ही दुख महसूस करते हैं कि किस प्रकार इन लोगों ने ये ड्रेसेस पहनी हैं। आधुनिक किस्म की ये ड्रेसें थी। अब यशोधर बाबू पुराने विचारधारा के थे तो उनको आधुनिक ड्रेस क्यों पसंद आती। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू ने किसी तरह क्वार्टर में कदम रखने का साहस किया और जो लोग आना जाना कर रहे थे, जो मेहमान आए थे, जिनको उन लोग विदा कर रहे थे, वो लोग भी बड़े ही आधुनिक विचारधारा के दिखाई दे रहे थे, बड़ी ही आधुनिक किस्म के थे। फिर भी यशोधर बाबू ने उन लोगों को देखकर बड़ी ही हिम्मत से अपने घर में पैर रखने का साहस किया। अंदर पार्टी चल रही थी। उनके बच्चों के मित्र व रिश्तेदार जमा हुए थे। तभी बड़े बेटे ने झिड़क कर कहा, बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंच रहे हैं। बड़े बेटे ने बड़े ही गुस्से में अपने पिता से कहा कि क्या पापा, आप भी, आज सिल्वर वेडिंग का दिन है और आप आज 8:30 बजे रात को घर आ रहे हैं। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। बड़े बेटे ने कहा कि अभी तक मेरे बॉस आपकी रास्ता देख रहे थे लेकिन आप अभी तक नहीं आए थे। यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंसते हुए कहा, हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी। उसने बड़ी ही तीखी हंसी में यशोधर बाबू ने हंसा और अपने बेटे से कहा, अरे हमारे घर में कब से सिल्वर वेडिंग होने लगी। यशोधर बाबू के भांजे ने उस समय जवाब दिया, जब से आपका बेटा 1,500 रुपये महीना कमाने लगा। भांजे ने कहा कि जब से बेटा आपका 1,500 रुपये महीना कमाने लगा है तब से सिल्वर वेडिंग होने लगी। अब यहाँ पुत्र भूषण ने अपने मित्रों एवं सहयोगियों से परिचय कराना शुरू किया। लोगों ने उन्हें मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहना शुरू किया और इसका जवाब वाईडी पंत ने थैंक यू कहकर दिया और कहा कि वो भी थोड़ा इंग्लिश में बोलना शुरू करते हैं और कहते हैं, होम मिनिस्ट्री भूषण फादर, मतलब मैं भूषण का फादर हूँ, कहकर स्वयं हाथ मिलाते हैं। यह जताने की कोशिश करते हैं कि वे भले ही संस्कारी कुमाऊँ ब्राह्मण हैं पर विलायती रीति रिवाजों से भली भांति परिचित हैं। वे लोगों को इंग्लिश में बात करके ये बताना चाहते हैं कि देखो, भले ही मैं संस्कारी पुरानी विचारधारा का ब्राह्मण हूँ लेकिन मैं अंग्रेजी रीति रिवाजों को भली भांति जानता हूँ। बच्चों ने केक काटने का जब अपने पिता से आग्रह किया तो पिता केक के सामने खड़े होकर कहने लगे, somehow improper, I don't like this। उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, केक वेक काटना मुझे पसंद नहीं है। किसी तरह केक तो काट दिया, बच्चों की जिद के आगे केक तो काट दिया, किंतु केक खाने से फिर इनकार कर दिया। बोला कि मैं तुम्हारे कहने से ये केक को काट देता हूँ लेकिन मैं खाऊंगा नहीं, क्योंकि इस केक में अंडा होता है, इसलिए मैं नहीं खा सकता। भूषण के मित्र ने जब उन्हें लड्डू खिलाने का प्रयास किया तो वे उसको भी खाने के लिए राजी नहीं हुए और कहा कि अभी तक मैंने संध्या के समय की पूजा पाठ नहीं की है और बिना पूजा पाठ किए मैं कुछ भी नहीं खा सकता। आगे देखिए कि शाम की 15 मिनट की पूजा जो हमेशा यशोधर बाबू किया करते थे, आज उन्होंने 25-30 मिनट तक के उस पूजा को किया, क्योंकि वे चाहते थे कि अगर मैं धीरे धीरे लंबे समय तक पूजा करूँगा तो ये सब मेहमान जल्दी से चले जाएं। आज ध्यान लगाने पर उन्हें किशनदा दिखाई पड़े। आज जब वे पूजा के समय में ध्यान लगाने बैठे तो उनको ध्यान में किशनदा दिखाई दिए। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा। यशोधर बाबू किशनदा से उस ध्यान में पूछते हैं कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए, मतलब ऐसा क्या हुआ कि आप मर गए। किशनदा कह रहे थे, समहाउ सभी लोग इसी जो हुआ होगा से ही मरते हैं। उन्होंने कहा जो हुआ होगा सो हुआ होगा, आखिर में मर तो गया, और जो होता है जिसके साथ जो भी होता है, जैसा भी होता है, उसी से लोग मरते हैं, ऐसा किशनदा ने जवाब दिया। मेहमानों के जाने की बात सुनकर वे लाल गमछे में ही बैठक में चले आए। अब सब मेहमान जब चले गए तो वो लाल गमछा पहन करके पूजा कर रहे थे और उसी गमछे को पहन करके वे ड्राइंग रूम में चले आए।
यह बात इसे देख करके बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। जब वे गमछा पहनकर आए तो बच्चों ने उनको फिर घूर कर देखा और उन्हें डांटा कि आप ये क्या पहन लिए, आप बैठक में आ गए हैं और ऐसे गमछा पहनकर। फिर उनको समझाते हैं, लेकिन यशोधर बाबू पर अपने बच्चों की इन बातों का कोई असर नहीं होता है। टेबल पर पड़े कुछ पैकेटों पर उनकी नज़र जाती है और उन पैकेटों को खोलते हुए देखते हुए यशोधर बाबू कहते हैं, अरे ये कौन भूल के जा रहा है, अर्थात ये पैकेट किसके हैं, ये कौन अपना सामान लिए बिना ही जा रहा है। बच्चों ने कहा, यह आपके लिए है। बच्चे कहते हैं, उनका बड़ा बेटा कहता है, भूषण पिताजी यह आपके लिए है, और एक बड़ा सा पैकेट खोलते हुए बोलता है कि ये लीजिए, ये आपके लिए है, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। बड़ा बेटा बोलता है, ये बड़ा पैकेट आपके लिए है और ये मैं आपके लिए लाया हूँ। तो पिता पूछते हैं, क्या है इसमें? तो बोलता है, ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। बोलता है कि ऊनी ड्रेसिंग, इसके अंदर गाउन है। अब आप फटा फुलोवर पहन कर ना जाएं दूध लेने। सुबह सुबह ठंड के समय में जब वो दूध लेने यशोधर बाबू जाते हैं तो फटा सा मफलर वगैरह पहन कर जाते हैं, तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। तो कहता है कि मैंने आपके लिए इसलिए नया ऊनी ड्रेसिंग गाउन खरीद दिया है, जब भी आप दूध लेने जाएं तो उस फटे हुए पुलोवर को पहनकर ना जाएं, बल्कि ये नया वाला पहनकर जाएं। अब इसे पहनकर जाया कीजिए। बेटे की यह बात उन्हें चुभ गई। जब बेटे ने ये बात अपने पिता से कहा तो बेटे की ये बात पिता को चुभ गई। ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने उनके अंदर किशनदा समा गए थे और किशनदा की उन्हें याद आ जाती है। बेटा उन्हें दूध लाने कह रहा है। यशोधर बाबू सोचते हैं कि बेटे ने मुझे दूध लाने के लिए ऑर्डर दे रहा है कि आप दूध लेने जाएं तो ये ऊनी गाउन पहनकर जाएं। ये नहीं कहता कि दूध मैं ला दिया करूँगा। और इस प्रकार बच्चों की इस प्रकार की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आज का ज़माना ऐसा हो गया। वो सोचते हैं कि आज का समय ऐसा आ गया है कि बच्चे आधुनिक विचारधारा के हो गए हैं, बीवी आधुनिक विचारधारा की हो गई है, लोगों के दिल में घर के सदस्यों के प्रति इज्जत नहीं रह गई है और पिता पुरानी विचारधाराओं का है, इसीलिए बच्चे उसे पसंद नहीं करते हैं, अपने स्टैंडर्ड के विरुद्ध अपने पिता को समझते हैं। और इस प्रकार यही विचारधाराएं जो हैं वो आपस में मतभेद पैदा करती हैं और यही मतभेद का कारण बनती हैं। इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर सिल्वर वेडिंग जो कहानी है, हमारे अंदर यह कहना उचित होगा कि यह पीढ़ी का एक अंतराल है कि पुरानी पीढ़ी के लोग पुरानी विचारधाराओं के होते हैं और नई पीढ़ी के लोग नई विचारधाराओं के होते हैं। यह तो परिवर्तन है, सृष्टि का नियम है कि जैसे जैसे परिवर्तन होता है विचारधाराओं में भी परिवर्तन होता है, जिसके तहत हर पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी में आचार व्यवहार, खान पान, रहन सहन और सोच विचार परिवर्तन जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जो नवीन अनुसंधानों, शिक्षा, विकास और अनुकरण का कारण होते हैं। यही कारण है कि पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में परिवर्तन होता जा रहा है और आगे की पीढ़ी जो है वो उसका पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करती जा रही है, जिसके फलस्वरूप हमारे जो भारतीय संस्कार व मानवीय मूल्य जो हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं। व्यवहार में परिवर्तन आते जा रहा है। सिद्धांतों, मानवीय मूल्यों और व्यवहारों का आपस में जो है वह टकराव होता है। लोगों की विचारधाराएं आपस में नहीं मिलती है, लोगों के विचारों के कारण आपस में टकराव होता है, संघर्ष आरंभ हो जाता है, जिससे इन परिवर्तनों के साथ परिवर्तित होना सीख लेता है। जो इंसान इन परिवर्तन के साथ परिवर्तित होकर जीना सीख लेता है वह सुखी और खुशहाल जीवन जीता है, और जो इंसान इस परिवर्तन के साथ समय के साथ आगे नहीं बढ़ता है वह यशोधर बाबू की तरह दुखी होकर अकेलेपन का शिकार हो जाता है। इस प्रकार इस कहानी की जो मूल संवेदना है वो पीढ़ी अंतराल के साथ अन्य दोनों कारणों पर भी आपस में संबंधित है कि किस प्रकार अलग अलग विचारधाराओं के लोग होने की वजह से आपस में टकराव और मतभेद के शिकार हो जाते हैं।
तो इस प्रकार यहाँ पे आपने इस पाठ को समझा और जाना, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप बुक से रीडिंग करेंगे और जो मैंने अभी यहाँ सारांश समझाया है उसे आप वीडियो से समझेंगे। ओके, थैंक यू।